अक्सर हम किसी देश की तरक्की को कैसे नापते हैं? उसके बड़े बड़े शहरों, ऊंचे इमारतों से, है ना? लेकिन सच तो ये है कि एक देश की असली जान, उसकी असली ताकत उसके गांव में बसती है। तो आज हम इसी ग्रामीण विकास की कहानी में उतरेंगे, वो इंजन जो सच में एक राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी ने क्या खूब कहा था, भारत की असली प्रगति का मतलब सिर्फ औद्योगिक शहरी केंद्रों का विकास और विस्तार नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गांवों का विकास है। कितनी गहरी बात है ना। उन्होंने ये समझ लिया था कि असली तरक्की की जड़ें तो गांव में ही हैं। तो चलिए देखते हैं आज के भारत में ये बात कितनी सच है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो शायद हैरान कर दे। भारत की 2/3, जी हाँ, 2/3 आबादी की रोजी रोटी सीधे तौर पर खेती से जुड़ी है। जरा सोचिए इस पैमाने के बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे ग्रामीण भारत की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। इतना अहम होने के बावजूद हमारे ग्रामीण भारत का 1/4 हिस्सा, सोचिए 1/4, आज भी बेहद गरीबी में जी रहा है। और यही वो पहेली है, यही वो चुनौती है जिसे आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो फिर इस समस्या को सुलझाया कैसे जाए? देखिए, इसकी शुरुआत दो बहुत ही बुनियादी चीजों से होती है। पैसा, मतलब क्रेडिट, और अपनी मेहनत की उपज बेचने के लिए एक सही जगह, यानी मार्केट। ग्रामीण क्रेडिट की कहानी ना बिल्कुल किसी फिल्म की तरह है, जिसमें एक नाटकीय मोड़ आता है। पहले का सीन सोचिए। गांव का किसान साहूकार पर निर्भर है, जो मनमानी ब्याज दरों पर पैसा देता है, और किसान एक कभी न खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंस जाता था। फिर सीन बदलता है। बैंकों की एंट्री होती है, सोशल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है, और लाखों लोगों को इस कर्ज के जाल से बाहर निकलने की एक उम्मीद मिलती है। हाँ, लेकिन ये बदलाव कोई जादू की छड़ी से रातों रात नहीं हुआ। इसमें दशकों लगे। देखिए, 1969 से पहले तो साहूकारों का ही राज था। फिर 1969 में सोशल बैंकिंग को अपनाया गया। 1982 में नाबार्ड जैसी एक बड़ी संस्था बनी, जो इन सब पर नजर रखती थी। और फिर हाल के सालों में एक और जबरदस्त चीज हुई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का उदय। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs, ये सच में जमीनी स्तर पर एक क्रांति है। सोचिए, जहां बड़े बड़े बैंक्स नहीं पहुंच पाते, वहां ये छोटे छोटे समूह काम करते हैं। लोग मिलकर थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, और फिर जब किसी को जरूरत होती है तो उसे बहुत कम ब्याज पर लोन दे देते हैं। ये छोटी बचत मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाती है, और इसने खासकर ग्रामीण महिलाओं को जो आर्थिक आज़ादी दी है, वो कमाल की है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पैसे का इंतजाम हो गया, किसान के पास पूंजी आ गई। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अपनी खून पसीने की कमाई, अपनी फसल को सही दाम पर बेचे कहाँ और कैसे? और यहीं से हम आते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती पर। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार ने एक तरह से 4 तरफा रणनीति अपनाई। पहला, बाजारों को रेगुलेट किया ताकि सब कुछ पारदर्शी हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे सड़कें, गोदाम, ताकि फसल खराब ना हो। तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को बढ़ावा दिया, मतलब किसानों को मिलकर अपनी उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित किया। और चौथा, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी पॉलिसी लाई गई, ताकि किसानों को अपनी फसल का कम से कम एक तय दाम तो मिले ही मिले। तो हमने पैसे और बाजार की बात तो कर ली, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिर्फ पारंपरिक खेती पर ही निर्भर रहना काफी जोखिम भरा हो सकता है ना? कभी मौसम खराब, कभी फसल अच्छी नहीं हुई। इसीलिए एक नए आइडिया की जरूरत महसूस हुई, और वो है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आय के नए नए रास्ते बनाना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बहुत सीधा सा है। जैसा कि कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बस वही, मतलब सिर्फ एक ही तरह की फसल पर निर्भर न रहकर खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन या मछली पालन जैसे दूसरे काम भी अपनाए जाएं, ताकि इनकम के कई सोर्स बन सकें। और जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो पशुधन यानी लाइवस्टॉक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये चार्ट देखिए, ये कितना दिलचस्प है। इसमें साफ दिखता है कि पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन 61% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा सेक्टर है। ये वाकई में एक बहुत जरूरी क्षेत्र है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7 करोड़। 7 करोड़ से भी ज्यादा छोटे और सीमांत किसान अपनी इनकम के लिए, एक स्टेबल लाइवलीहुड के लिए पशुधन पर निर्भर हैं।
खेती के अलावा ये आय का एक बहुत बहुत बड़ा जरिया है। और देखिए, पशुधन सिर्फ इनकम ही नहीं देता, ये एक पूरे परिवार के लिए कितना कुछ करता है। इनकम में स्थिरता लाता है, घर के लिए खाना और पोषण देता है, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट और ईंधन जैसी जरूरतें भी पूरी करता है। मतलब एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। पशुधन की तरह ही मछली पालन यानी फिशरीज भी देश की जीडीपी में योगदान देता है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस सेक्टर से जुड़े लोग, हमारे मछुआरे भाई, अक्सर कम कमाई और शिक्षा की कमी जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझते हैं। और फिर आती है एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की। फल, सब्जियां, मसाले, इन चीजों को उगाकर भारत आज दुनिया के लीडर्स में से एक है। ये सेक्टर एग्रीकल्चरल आउटपुट का लगभग 1/3 हिस्सा देता है और इसने सच में कई किसानों की किस्मत बदल दी है। चलिए अब हम भविष्य की तरफ देखते हैं। जो पारंपरिक खेती हम सालों से करते आ रहे हैं, उसका पर्यावरण और हमारी सेहत पर भी असर पड़ा है। इसी वजह से एक नया और बहुत जरूरी समाधान सामने आ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। तो आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये खेती करने का वो तरीका है जो प्रकृति के साथ मिलकर चलता है, उसके खिलाफ नहीं। इसमें केमिकल वाली खाद और जहरीले कीटनाशकों को पूरी तरह से ना कहा जाता है। इसका पूरा फोकस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने और उसे बेहतर करने पर होता है। इसको समझने के लिए 2 खेतों की कल्पना कीजिए। एक तरफ है पारंपरिक खेत, जो पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों पर निर्भर है, और दूसरी तरफ है एक ऑर्गेनिक खेत, जो गोबर की खाद जैसे लोकल नेचुरल इनपुट्स का इस्तेमाल करता है, जिससे मिट्टी और पूरा इकोसिस्टम और भी हेल्दी होता है। फर्क साफ है ना? और ऑर्गेनिक खेती के फायदे भी कमाल के हैं। एक तो लागत कम आती है और रिटर्न ज्यादा मिलता है। एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इनकम भी अच्छी होती है। जो खाना उगता है वो ज्यादा पौष्टिक होता है। इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, तो ये रोजगार भी पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात, ये कीटनाशक मुक्त और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सस्टेनेबल है। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। हमें इसकी चुनौतियों को भी समझना होगा। जैसे शुरू के कुछ सालों में पैदावार थोड़ी कम हो सकती है। छोटे किसानों के लिए इस नए तरीके को अपनाना एकदम से आसान नहीं होता, और जो उपज होती है उसकी शेल्फ लाइफ भी थोड़ी कम हो सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? ये तो साफ है कि ग्रामीण भारत ने एक लंबा सफर तय किया है, यकीनन। लेकिन ये भी सच है कि मंजिल अभी भी दूर है। बहुत कुछ बदला है, पर अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। चुनौती थी क्रेडिट और बाजार की, जिसका समाधान मिला फॉर्मल बैंकिंग और रेगुलेशंस में। फिर चुनौती थी सिर्फ खेती पर निर्भरता की, जिसे हमने डाइवर्सिफिकेशन से हल किया। और पर्यावरण की चिंता का जवाब हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिला। आगे का रास्ता इन्हीं समाधानों को और भी मजबूत बनाने से होकर गुजरेगा। और आखिर में मैं आपको इसी एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। किसी भी राष्ट्र की इतनी बड़ी आबादी जो गांवों में रहती है, उनके जीवन को स्थायी रूप से सस्टेनेबल तरीके से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इसका जवाब आने वाली नीतियों, नए इनोवेशंस और शायद हम सबकी सामूहिक इच्छा शक्ति में छिपा है।